हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके विद निशी सिंह में। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2019 का मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 2014 से लेके 2018 तक के सभी मॉडल पेपर हिंदी की सॉल्व कर लिए हैं। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूँगी कि ये भले ही बीएड के लिए मॉडल पेपर हो, लेकिन ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। संपादक के बारे में पूछ रहा है, किसके, हिंदी प्रदीप के। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट, बी दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, सी दिया गया है निराला और डी दिया गया है पंत। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हिंदी प्रदीप की बात करें तो इसके संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। यही हिंदी प्रदीप के क्या थे, संपादक थे, बालकृष्ण भट्ट। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन दिया है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है देवकी नंदन खत्री, बी दिया गया है शरत चंद्र, सी दिया गया है गोपाल राम गहमारी, सी और डी दिया गया है कौशिक। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। इन्हीं का एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है, चंद्रकांता। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला है 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन ए दिया है खंड काव्य, बी दिया है मुक्तक काव्य, सी दिया गया है महाकाव्य और डी दिया गया है चंपू काव्य। कामायनी की बात करें तो ये किस प्रकार के ग्रंथ में आ जाता है, ये आ जाता है महाकाव्य में। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई ये ग्रंथ है, महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, महाकाव्य के अंतर्गत क्या आ जाती है, कामायनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, भाववाचक संज्ञा बताइए। संज्ञा बतानी है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, आप सबको पता है। 5 प्रकार की संज्ञा में पहला होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा है जो किसी वस्तु की स्थिति, व्यवहार, रंग, रूप, गुण, दोष इत्यादि बताएं, वो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लड़कापन, बी दिया है लड़काईपन, सी दिया गया है लड़कपन या फिर डी दिया गया है लड़काईपन। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन हो जाएगी, इसमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सच्चरित्र, बी दिया गया है चरित्र, सी दिया गया है चरित्रता या फिर डी दिया गया है सच्चरित्रता। अगर सच्चरित्रता की बात करें तो ये किस मूल शब्द से बना है, ये बना है चरित्र के मूल शब्द से। चरित्र मूल शब्द से बना है क्या, चरित्रता। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। संज्ञा का कितना भेद होता है, अभी मैंने बताया 5। अगर सर्वनाम की बात हो तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, यानी ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। तो ये भी याद रखिएगा, संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6। अगला क्वेश्चन दिया गया 57 नंबर का क्वेश्चन, वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वह, बी दिया है बहुत, सी दिया है धीरे या फिर डी दिया गया है चलता है। वाक्य क्या है, वह बहुत धीरे चलता है। धीरे चलता है, इसकी क्या विशेषता बताई गई है, बहुत धीरे चलता है, मतलब कैसे चलता है, बहुत ज़्यादा धीरे चलता है। धीरे चलना क्या है, उसकी क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वह धीरे चल रहा है। वह की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बहुत। बहुत यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि वह बहुत धीरे चलता है। इसका क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ओके, जो क्रिया की विशेषता बताए क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसका हाथ छोड़ दीजिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय के बारे में पूछ रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय के बारे में वाक्य दिए, उसका हाथ छोड़ दीजिए, इसमें कौन सा अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया उसका, बी दिया है साथ, डी दिया गया छोड़, डी दिया है दीजिए। तो उसका साथ छोड़ दीजिए,
संबंध किसका, किससे बता रहा है, साथ, इसमें क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है किसका, उसका और किसी अन्य व्यक्ति का, क्या बता रहा है, साथ। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा हो जाएगा, साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथ इसमें क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया है सत्य और अहिंसा का संबंध, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, या फिर रिक्त स्थान को भरना है इसमें। तो सत्य और अहिंसा का डैश डैश हमें क्या बताना है, संबंध किस प्रकार का है, भीषण, बी दिया है विकट, सी दिया है घनिष्ठ, या फिर डी दिया है निकट। तो सत्य और अहिंसा का संबंध किस प्रकार है, सत्य और अहिंसा का संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, घनिष्ठ। अगला देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्वर शब्द नहीं है। स्वर की बात हो रही है, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 2 क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। ओके, तो इसमें तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि बा क्या है, स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष यानी कि सघोष के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो उच्चारण के स्थान पे एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष में क्या आते हैं, तो अघोष में आपका क्या आ जाता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और बाकी के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड ये किस में आ जाते हैं, ये सब सघोष में आ जाते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा घोष नहीं, यानी सघोष। तो रा, ल, त, ङ। तो ता अगर आप देखेंगे तो ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है, यानी ये किस में आ जाएगा, ये अघोष में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये सघोष नहीं है। ओके, तो सघोष अघोष इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ पूछ रहा है। ए दिया गया है ऑप्शन चलना, बी दिया ठहरना या रुकना, सी दिया गया है विछड़ना, या फिर डी दिया गया है स्वर। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहरना या फिर रुकना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठहरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 63 नंबर का क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सत, बी दिया है आ, डी दिया गया है औ, या फिर डी दिया गया आचार। उपसर्ग क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया, ऐसे शब्दांश जो वाक्य के पहले जुड़ के वाक्य में एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। सदाचार में अगर बात करें तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य। ओके, सत उपसर्ग हो जाएगा सदाचार में। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो उपसर्ग आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन है, अभिश्राप शब्द में उपसर्ग चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है अति, बी दिया है अधि, सी दिया है आ, या फिर डी दिया गया अभि। तो अभिश्राप में कौन सा उपसर्ग होगा, अभि उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अभि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन, सजावट शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो वाक्य के अंत में जुड़ते हैं, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए दिया है आओ, बी दिया है आवट, सी दिया गया आहट, या फिर डी दिया गया ट। तो 65 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सजावट, यानी आवट उपसर्ग प्रत्यय क्या लगा है, सजावट में उपयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा अरबी नहीं है। अरबी शब्द के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा अरबी शब्द नहीं है। 66 नंबर का क्वेश्चन है। ए दिया गया है इजलास, बी दिया गया है किस्मत, सी दिया है कातिल, या फिर डी दिया गया है कमीना। तो अरबी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये अरबी शब्द के अंतर्गत नहीं आते। बाकी किस्मत, कातिल ये सब किस में आता है, अरबी शब्द के अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सीता विद्यालय से घर जाती है में कारक है। ऑप्शन नंबर ए अपादान, बी कर्ता, सी दिया है कर्म, या फिर डी दिया है संबंध। सीता विद्यालय से घर जाती है, इसका मतलब क्या है कि सीता विद्यालय को क्या कर रही है, छोड़ रही है, या फिर वहाँ से निकल के घर पे जा रही है, यानी किसी वस्तु से अलग हो रही है। वो विद्यालय से अलग होके घर जा रही है। जब किसी वस्तु के अलगाव की बात हो, कोई वस्तु किसी वस्तु से क्या हो,
अलग हो तो वहाँ पे हमेशा कौन सा कारक होता है, वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होता है। ओके, तो सीता विद्यालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, विद्यालय से अलग होके घर जा रही है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकुएं, चाकुओं, चाकुआ या फिर चाकू। अगर चाकू का बहुवचन देखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी चाकू का बहुवचन जो कहते हैं वो चाकू ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन में चेंज नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही उनका बहुवचन में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है तव धन लीन, बी दिया है तल धन लीन, सी दिया गया तत धन लीन या फिर डी दिया गया तत धन लीन। अगर तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद देखे तो क्या हो जाएगा, तत धन लीन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ओके, संधि मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर शब्द में संधि है, ए दिया स्वर संधि, बी दिया विसर्ग, सी दिया व्यंजन या फिर डी दिया गया दीर्घ संधि। मनोहर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यड़ संधि है। यड़ संधि का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि या फिर वा के पहले कुछ भी आधा कोई भी वर्ड आए तो हमेशा वहाँ पे क्या होता है, यड़ संधि होता है। तो अयाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, या के पहले आधा दा लगा है तो अयाद क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। सदैव या फिर एक या फिर महोजस्वी, इन तीनों में अगर देखें तो इन तीनों में कौन सी संधि होगी, इन तीनों में होगी हमारी वृद्ध संधि। कैसे पता चला, इसकी भी ट्रिक बताइए मैंने आपको कि बड़े ए या फिर बड़े ओ की मात्रा हो तो हमेशा वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वृद्ध संधि होती है। ओके, और गुण संधि बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि छोटे या बड़े ओ की, छोटे ओ की मात्रा हो तो गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि से ही है। नवोड़ा का संधि विच्छेद है, नौ धन ऊड़ा, नौ धन ड़ा, सी दिया गया नौ धन ऊड़ा या फिर डी दिया गया ना धन ओढ़ा। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें बड़ा ऊ निकल के आएगा अगर जब हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो नौ धन ऊड़ा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन। पवन का संधि विच्छेद है, पा धन आवन, बी दिया गया पा धन वन, सी दिया गया पो धन अन या फिर डी दिया गया पौ धन अन। 73 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो धन अन यानी पवन। किस संधि विच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अयादि संधि के अंतर्गत आता है, यानी अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर का है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए दिया है तपोगुण, बी दिया रामायण, सी दिया गया त्यों या फिर डी दिया गया सज्जन। तो अगर स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में भी 5 प्रकार की संधियाँ आती हैं, तो रामायण इसमें से क्या हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सज्जन, अत्यय या तपोगुण की बात करें तो ये सभी किस पे आते हैं, व्यंजन और विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया यथा रुचि में समास है। यथा रुचि में कौन सा समास है, यानी रुचि के अनुसार। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यथा या फिर प्रति, इन सभी शब्दों से अगर शब्द स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें कौन सा समास होगा, उसमें होगा बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, तत्पुरुष में क्या होते हैं, दूसरे पद की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि में पहला दूसरा छोड़ के किसी तीसरे की प्रधानता होती है, और द्वंद्व समास में क्या होता है कि कोई नहीं बल्कि सभी पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान, यानी जितने भी पद होंगे वो सभी क्या होंगे, प्रधान पद होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है,
76 नंबर का क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुब्री, बी दिया है द्वंद्व, सी दिया है द्विगु या फिर डी दिया गया है तत्पुरुष। चौराहा की बात करें तो क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह, यानी भी यहाँ पे क्या आ रही, कोई संख्यावाचक शब्द आ रहा है तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु का भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्यावाचक शब्द आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्री, बी दिया गया है अव्ययभाव, सी दिया है द्विगु या फिर डी दिया है कर्मधारय। त्रिलोचन यानी तीन नैनों वाली, किसकी बात हो रही? शंकर जी की बात हो रही है, यानी कोई तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बहुब्री समास। इसमें क्या होता है कि जिसकी बात होती है उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है, जैसे लंबोदर, त्रिलोचन, ये सभी किस में आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं। द्विगु और अव्ययभाव मैंने आपको बता ही दिया। कर्मधारय क्या होते हैं? कर्मधारय ऐसे समास होते हैं जिसमें किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से क्या की जाए? तुलना की जाए, तो वो किस में आते हैं? बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 78 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? ए दौड़ना, बी रूठना, सी मुस्कुराना या फिर डी पीना। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, तो 78 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर ए क्या, डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, और दौड़ना, मुस्कुराना और रूठना ये सभी किस में आते हैं? ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो सकर्मक और अकर्मक ये दो क्रियाएं आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सामान्य भूत, बी दिया है पूर्ण भूत, सी दिया गया है असन्य भूत या फिर डी दिया गया है संदिग्ध भूत। ओके, तो मैं खाना खा चुका था, ये कौन सा? क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर का क्वेश्चन है कि नाग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ए दिया है पर्वत, बी दिया है सूर्य, सी दिया गया है सर्प या फिर डी दिया गया है हाथी। तो नाग यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसमें से कोई तीन इसके क्या होंगे? इसके अर्थ होंगे, लेकिन कोई एक इसका अर्थ नहीं है। तो पर्वत यहाँ नाग का अर्थ नहीं होता। बात करें सूर्य, सर्प और हाथी की, तो इन सबको नाग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रसाल शब्द का अर्थ होता है। अगर रसाल शब्द के अर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आग, बी दिया है केला, सी दिया गया है पक्षी या फिर डी दिया गया है चमक। रसाल का क्या अर्थ होता है? रसाल का अर्थ होता है आग, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आग, अग्नि, पावक, जिसको हम इसके और ज़्यादा पर्यायवाची हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है गौरव शब्द का विलोम है। ए दिया गया है लाघो, बी ए ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लाघो क्या होता है? गौरव शब्द का विलोम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में हर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसमें श्री गणेश का विलोम शब्द है। ये क्वेश्चन पहले भी लगभग 2 पेपर में आ ही चुका है, जब इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जब पहला पेपर डिस्कस किया था। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया था 2018 के मॉडल पेपर में कि श्री गणेश का मतलब होता है कि किसी काम की शुरुआत करना। इसके विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी कार्य का अंत करना, तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतिश्री, इतिश्री का मतलब होता है किसी काम का अंत करना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निंदा का विलोम है। ए दिया गया है समापन, बी दिया गया है स्तुति, सी दिया गया है संस्तुति या फिर डी दिया गया है सत्वान। निंदा के अगर विलोम की बात करें 84 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? स्तुति। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, स्तुति का मतलब होता है किसी की पूजा करनी या फिर उसकी बड़ाई करना, कुछ भी आप कह सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा, स्तुति का मतलब एक तरीके से हो सकता है किसी की याचना करना, अर्चना करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, निंदा का विलोम। 85 का देखते हैं। 85 क्वेश्चन कह रहा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ए
कुरंग, बी दिया है केसरी, सी दिया गया भुजंग और डी दिया गया तुरंग। मृगेंद्र का पर्यायवाची पूछा 85 में, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, केसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है ए निर्जन, बी व्यंजन, सी आराम या फिर डी दिया गया है किनकर। 86 नंबर का क्वेश्चन है। निर्जन तो हो नहीं सकता, व्यंजन, आराम। आराम बगीचे का क्या हो सकता है? पर्यायवाची हो सकता है 86 नंबर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं ये पूछ रहा है। ए दिया है वह, बी दिया है अब, या सी दिया है भाव, या डी दिया गया है आब। जल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कोई तीन इसमें से जल का पर्यायवाची है। वह की बात करें तो ये जल का पर्यायवाची हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो भैया करेक्ट है। लेकिन हमें ये बताना कि कौन सा नहीं है, तो इसके लिए ए हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जल का पर्यायवाची है। अम्ब की बात करें तो ये भी जल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। सी की बात करें भाव, तो भाव हमारा जल का पर्यायवाची नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। जल का पर्यायवाची भाव क्या है? नहीं है। ओके। आब की बात करें तो ये भी क्या आता है? जल का पर्यायवाची आता है। नीर, जल, पानी और ये सब तो जल के पर्यायवाची हैं, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का क्वेश्चन है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कनकटा, बी चतुर होना, सी मूर्ख होना, या फिर डी विनम्र होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चतुर होना, यानी अत्यधिक चतुर होना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कान काटना यानी अत्यधिक चतुर होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 89 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है अंधा परंतु विवेकशील होना, बी दिया गया मूर्ख धनी, सी दिया गया कंधे के पास धन हो अंधे के पास धन होना, डी दिया गया आँखों का रोना। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आँख का अंध गांठ का पूरा, इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख धनी। यानी फिर इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो लेकिन उसके पास क्या हो? पैसा हो। तो आँख का अंध गांठ का पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, फिर डी पालतू होना। तो नाक का बाल होना यानी क्या? अधिक प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी किसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गधा का पर्यायवाची तत्सम होगा ए गधा, बी गधर्व, सी गधर्व, या फिर डी दिया गया है गर्धव। तो गधा की अगर तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? गर्धव, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इससे भी समझिएगा तत्सम लगभग आप रा या फिर हलंत में अगर रा लगा हो, इन सभी चीज़ों से आप तत्सम को पहचान सकते हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से सीधे निकल के आए हों। अब तद्भव की बात कर रहा है। तद्भव क्या होता है? जो तत्सम का ही परिवर्तित रूप हो, जिसको हम डेली या फिर कह सकते हैं कि डेली की बोल भाषा में क्या करें? यूज़ करें। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया 92 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कैवर्त शब्द का तद्भव होगा ए मल्लाह, बी केवट, सी नाविक, या फिर डी केवल। कैवर्त का अगर तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा? कैवर्त का तद्भव हो जाएगा केवट, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन है नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नारिकेल, बी दिया है नारिकेली, सी दिया गया नारिकेल, या फिर डी दिया गया नारिकेला। नारियल की अगर तत्सम की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नारिकेला क्या होता है? नारियल का तत्सम रूप होता है, यानी संस्कृत का रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है नरक, नर्क, नक्र, या फिर नरक। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध देखें तो क्या हो जाएगा? नरक होता है, नरक या नक्र नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से शुद्ध वर्तनी से पूछा है, तो भगीरथी, भगीरथी या फिर भगीरथी या फिर भागीरथी, इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो मैं बताना है 95 नंबर का क्वेश्चन। तो भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भगीरथी इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भगीरथी गंगा जी को भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, लोगों, यहाँ पे हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, तो ए हो जाएगा धनी, बी हो जाएगा स्वर्ण, सी हो जाएगा श्रेष्ठ या फिर डी हो जाएगा कुलीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुलीन मतलब अच्छे घर में पैदा होने वाला या फिर उच्च घर में पैदा होने वाला। अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, ए दिया 9, बी 10, सी 11 या फिर डी दिया गया 12। अस्थायी भाव कुल कितने होते हैं, अस्थायी भाव कुल होते हैं 9। ओके, रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 होते हैं। उन्हीं रसों के अस्थायी भाव की संख्या पूछ रहा है, तो उनके अस्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगला 98 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अलंकार यहाँ पे पूछा गया। 98 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है पीपर पात सरिष मन डोला पंक्ति में अलंकार है। ए दिया है उत्प्रेक्षा, बी दिया है उपमा, सी दिया गया है रूपक या फिर डी दिया गया है अतिशयोक्ति। तो पीपर पात सरिष मंडोला, इसमें कौन सी अलंकार हो जाएगी, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। यहाँ पे किसकी क्या की है, उपमा दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। दोहा का विपरीत मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या होता है। दोहे की अगर विपरीत शब्द की बात करें तो सोठा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौपाई में अगर मात्रा की बात करें तो 16 होता है, और रोलम में बात करें तो कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। और दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है, सोठा होता है, यानी जहाँ पे दोहे में 11 मात्राएं यहाँ पे 13 होंगी, और जहाँ पे उसमें 13 हों यहाँ पे 11 होंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, या फिर पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, फिर कौन सी बोली इसमें से पश्चिमी हिंदी की है। ए दिया गया है मगही, बी दिया है कन्नौजी, सी दिया गया मैथिली या फिर डी दिया गया अवधी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, मगही, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मगही बोली कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 2019 का भी मॉडल पेपर यहाँ पे करवा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।